नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याओं और उनसे संबंधित मुद्दों को उठाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। हमारे विशेषज्ञ जो आमंत्रित अतिथि रहते हैं उनसे उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो जन सामान्य से जुड़ा हुआ है, उनकी जेबों से जुड़ा हुआ है और ऐसे सभ्य नागरिकों से जुड़ा हुआ है जो नियमों का पालन करते हैं और फिर भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ बिजली विभाग की। बिजली विभाग में बिजली की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बनाए जाने के कारण अभी भी आप जहां चले जाएं वहां कई प्रकार की ऐसी बस्तियां हैं जहां लंगर डाल करके और बिजली की चोरी की जाती है और कोई माध्यम से बड़े बड़े लोग भी बिजली की चोरी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और कई लोग जो है बिजली का बिल जमा नहीं करते, उन पर और बढ़ते 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 ये सीमा जो है करोड़ों तक पहुंच जाती है और वो लोग बिजली का बिल जमा नहीं करते। खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है ऐसे वर्ग को जो हमेशा बिजली का बिल नियमानुसार जमा करता है और जब ये बिजली फालतू जाती है तो इस बिजली का रेट बढ़ता है और वो आम जनता को उस रेट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़े हैं रवि अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ जुड़े हैं दिलीप भदौरिया जी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन दोनों के साथ हम चर्चा करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। अभी प्रमुख सचिव विद्युत विभाग ने कुछ जगह का दौरा किया जिसमें इस्लामपुरा जगह एक है वहाँ का। वहाँ इन्होंने एक नया प्रयोग किया है कि हम जो ऐसे ट्रांसफार्मर्स जहाँ पर से बिजली चोरी होती है और जहाँ ज़्यादा बकायेदार हैं वहाँ एक बोर्ड लगाएंगे और उस बोर्ड पर ये लिखेंगे कि यहाँ से इतनी यूनिट बिजली चोरी हो रही है और इतने बकायेदार हैं, और उन बकायेदारों को समय दिया जा रहा है कि भाई आप जमा कर दीजिए, नहीं तो अगले स्टेप में हम आपका नाम उजागर करेंगे कि आपने इतना पैसा बिजली के बिल का जमा नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं रवि अवस्थी जी के पास आना चाहता हूं। अवस्थी जी, इस मामले में आप क्या सुझाव देते हैं? क्यों ऐसा होता है और क्यों इसको रोकने में बिजली विभाग नाकाम सिद्ध हो रहा है? देखिए, मैं राजन जी, दरअसल विद्युत विभाग जो है वो बिल्कुल एक व्यापारिक कंपनी की तरह काम कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि नगरीय निकाय भी इस तरह की या बैंकिंग क्षेत्र के संस्थाएं भी जो है इस तरह के प्रयोग करती रही है कि लोगों के नाम उजागर करके एक सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश होती है ताकि लोग शर्म की वजह से जो है वो भुगतान कर सके। क्योंकि बिजली चोरी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण इसका खामियाजा बाकी अन्य उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इसके चलते जो है बिजली चोरी के चलते बिजली कंपनियां जो है लगातार घाटे में जा रही है। इस घाटे की वजह कुछ दूसरी राजनीतिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उपभोक्ता जो है वो जिम्मेदार हैं, राज्य सरकारें भी जो समय समय पे जो सरकारें रही वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इसको चुनावी एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे कि अगर पिछले 2-3 साल की बात करें तो कमलनाथ जी की सरकार आई तो वो उन्होंने इंदिरा गृह ज्योति योजना ले आए। उसके बाद शिवराज जी आए तो वो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना ले आए। आप 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली
उपभोक्ताओं को दे रहे हैं और उसमें कितने ज़्यादा उपभोक्ता जो है उसका किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। इसका सीधा सीधा जो भार है वो आम उपभोक्ता पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में कम से कम 1.5 करोड़ जो है बिजली उपभोक्ता हैं, उसमें से 1 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जो 100 से 150 यूनिट तक बिजली जलाते हैं। और अगर बिजली चोरी होती है या बिजली महंगी होती है तो उसका सीधा सीधा भार जो है वो बिजली उपभोक्ताओं, इन 1 करोड़ उपभोक्ताओं पर आता है जो ईमानदारी के साथ बिल का भुगतान करते हैं। बड़ी क्षेत्र में आज मैं सुबह ही एक अखबार में पढ़ रहा था राजन जी कि भोपाल लोकल का ही एक मामला है, एक संवेदनशील क्षेत्र है पुराने शहर का। यहाँ बताया गया कि करीब 19% ही वहाँ पे रिकवरी है बिजली विभाग की, बाकी ये पूरा जो है वो चोरी हो रहा है। तो आपने जो इस्लामपुरा का हवाला दिया वो भी ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। तो मध्य प्रदेश में कई, चाहे वो महानगर हों या छोटे कस्बे हों, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चाहे वो स्लम एरियाज़ हों या कुछ इस तरह की सघन बस्तियां हैं, यहाँ पर बिजली चोरी की जो है वो शिकायतें लगातार बनी हुई है और उसकी वजह से बिजली कंपनियों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि दिग्विजय शासन काल में विद्युत, इसी घाटे के चलते जो है विद्युत मंडल को विभाजित करके 5 कंपनियों में बांट दिया गया था। उद्देश्य सरकार का यही था कि कंपनियां अगर होंगी तो वो अपना ऑटोनोमस तरीके से काम करेंगी। किसी को पावर जनरेटिंग कंपनी को तो पावर उत्पादन का काम दिया गया। इसके अलावा विद्युत वितरण कंपनियां जो अलग अलग बनाई गई क्षेत्रवार, पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी है, मध्य क्षेत्र में भोपाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है। बावजूद इसके ये कंपनियां लगातार घाटे में हैं। घाटे की वजह भी यही है कि एक तो बिजली चोरी, दूसरा जो कर्मचारियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी तादाद में उपभोक्ता और अब बढ़ रहे हैं, उस तादाद में संसाधन भी बिजली कंपनियों के पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि राज्य सरकार उन्हें समय पे सब्सिडी नहीं देती। राज्य सरकार अपने चुनावी लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है वो बिजली कंपनियों को मोहरा बनाती है, लोगों को सस्ती बिजली देने का वादा करती है, लेकिन समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं करती है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 6 साल में बिजली कंपनियों ने करीब 36,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा बताया है। ये घाटा वो कैसे पूरा करे? अभी आप को ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में तनख्वाह बांटने के लाले पड़ गए थे। जब उन्होंने पावर जनरेटिंग कंपनी से 97 करोड़ रुपए की मांग करी कि हमें वेतन बांटना है, तो उस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर बामुश्किल 50 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, उसके बाद फिर जो है वो वेतन वितरण हो सका। तो ऐसे हालात में निश्चित तौर पर अगर इस तरह की परिस्थितियां लगातार कायम रहती हैं और लंबे समय से कायम है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई निराकरण हो पा रहा है। आज भी हम देख रहे हैं, अभी 4 दिन पहले की देखिए कि ऊर्जा मंत्री को खुद खटिया डालकर विद्युत कार्यालय के सामने बैठना पड़ा कि जब तक लाइट नहीं आएगी जब तक वो उठने वाले नहीं है। तो ऐसे हालात निरंतर बन रहे हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, इसका राजनीतिक दुरुपयोग जो हो रहा है बिजली का, कि इतनी मुफ्त दे देंगे, इतने रुपए तक ये दे, हम इतने यूनिट की दे देंगे, तो ये जो इस प्रकार की जो बात होती है उसका भार जो है विद्युत कंपनियों पर पड़ेगा। हालांकि कंपनियों में बांट दिया गया था, लेकिन कंपनियां इसलिए मजबूर हो जाती हैं कि उनके ऊपर से दबाव आता है और राजनीतिक घोषणाएं हो जाती हैं कि हम इतने यूनिट तक बिजली फ्री मुफ्त देंगे या इतने हार्स पावर की मोटर को हम इतना लाभ देंगे। तो ये बातें सामने आ जाती है। दिलीप भदौरिया जी, आपके पास आना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? राजन जी, मैं तो मेरे वरिष्ठ साथी रवि भाई की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिजली विभाग जो है, इस पे अगर एक मुख्य बिंदु ये आता है कि इस पे राजनीतिक लोग जो हैं, एक तो इनका दबाव कम करना चाहिए। अधिकारियों को एक टारगेट दे के आप उसको भूल जाइए। अधिकारियों को आप दिशा निर्देश दीजिए, आप कड़क निर्देश दे दीजिए कि हमें कहीं पे भी बिजली की चोरी नहीं चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं है किसी भी हालात में। आप आज की डेट में जो यहाँ नेताओं के लिए जो वोट बैंक कहा जाता है, स्लम एरिया है एक वोट बैंक और दूसरा वोट बैंक है किसान। तो आप स्लम एरिया में आप जाके देख लीजिए, चाहे आप ग्वालियर क्षेत्र में चले जाइए, उनके जो हमारे मंत्री जी हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाके देखेंगे तो सड़क के किनारे जाल जैसा बिछा हुआ है। जो कॉलोनियां अभी डेवलप हो रही हैं,
वहां पे अभी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूरा जाल बिछा हुआ है। मतलब वहां आपके पास कोई बिल नहीं आ रहा है पेमेंट करने के लिए, कि आपके पास कोई बिल आ रहा है, मीटर लगा, मीटर भी नहीं है, लेकिन लाइट आपके यहाँ बराबर चल रही है, आपके यहाँ मोटर चल रही है जो पानी सप्लाई की वो चल रही है, बराबर चल रही है। तो इसका भुगतान जो करना पड़ता है वो मध्यम वर्गीय परिवार जो नियमित रूप से, जैसा रवि भाई ने बताया कि 1 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो नियमित भुगतान करते हैं, और मोहल्ले में कोई लाइट काटने वाला आ ना जाए उनके दरवाजे पे, उस बात से डरते हैं, उस बात से ऐसा लगता है उनको कि यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो यही मध्यम वर्ग जो है, ये मध्यम वर्ग एक तो क्या है कि अमीरों की बराबरी करना चाहता है और गरीब होना नहीं चाहता, तो वो एक बीच में पिसा रहता है जो मध्यम वर्गीय, वही इस चीज का भुगतान करता है और इसका ही उसको ही इसका वो करना पड़ता है, सफर वही करता है, वही मध्यम वर्गीय परिवार। और इसके साथ ही अगर आप अधिकारियों को आप ये बोल दीजिए मुझे यहाँ पे इतना टारगेट है वसूली का, आप टारगेट उसी एरिया में कीजिए ना। आप जैसा आपने जिक्र किया था इस्लामपुरा, वहां पे वसूली करने वाले जाते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो वहाँ के असामाजिक तत्व जो हैं और दूसरे एरिया के जो असामाजिक तत्व हैं उनका डर रहता है कि ऐसा ना हो कि यार ये कुछ उन पे अटैक कर दें, तो वो भी अपना परिवार चला रहे हैं जो वसूली करने जाते हैं। लेकिन मैंने भोपाल शहर में ही देखा, नए भोपाल क्षेत्र में, मतलब ऐसा कोई बेकार एरिया नहीं है, नेहरू नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद जो एरिया है वहां पे मैंने देखा जो वसूली करने वाले आते हैं उनके साथ तो एक गनमैन आने लगा पुलिस का। मतलब कैसी स्थिति बनी हुई है इस प्रदेश की कि आप बिजली के बिल जिसका 3,500 रुपए से ऊपर बिल होता है, डोमेस्टिक जो यूज कर रहा है घरेलू बिजली, उसके यहाँ आप पुलिस वाले को गनमैन के साथ भेज रहे हैं आप, और जो लोग बेइंतहा चोरी कर रहे हैं बिजली की उनके यहाँ वसूली करने नहीं जा रहे। भाई उनके यहाँ पुलिस पिकअप भेज दो, एक पूरी वैन भर के भेज दो ना पुलिस वालों की, आपका वसूली तो होगी। या फिर नेताओं को चाहिए, मंत्रियों को चाहिए कि अधिकारियों पे प्रेशर डालना बंद करें, जिससे कि उनको ये नोटिस ये दिया जाता है कि हमें राजस्व के रूप में इतना चाहिए, अब आप कहां से ला रहे हो, रेट बढ़ाना है आप बढ़ाइए, लेकिन हमें इतना चाहिए। और किसानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वोट बैंक के स्लम एरिया में जाके कोई जो लंगर डला हुआ है उसको उतारेगा नहीं कोई बिजली वाला जाके लाइनमैन वगैरह। मेरा अनुभव बता रहा हूं, मेरे घर पे आया था वो पुलिस वाला, मैं किसी की देखा हुआ नहीं बता रहा हूं, ये मेरे अपने घर की घटना है कि 3,500 रुपए इत्तेफाकन वो बिल पहुंच गया था मेरा। तो 3 लाइनमैन आए बिजली काटने के लिए कि साहब आपका इतना ड्यू है। मैंने कहा ड्यू है, मुझे मालूम है। एक तो मेरी अधिकारी से बात नहीं होने देते वो लोग कि नहीं सर हमारे पास नंबर भी नहीं है, हम तो बिजली काटने आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हूँ मध्यम वर्गीय, लेकिन इतनी दम तो रखता हूं कि बिजली को काटने नहीं दूंगा मैं। तो मैं भी थोड़ा सा उनके सामने थोड़ा सा कड़क हो गया, तो वो बहरहाल वहां से चले गए। लेकिन ये एक मेरा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे भोपाल शहर में आपको। इस राजधानी में तो ऐसे पॉश एरिया में जाके देख लीजिए, अब वहां गनमैन जाएगा उनके साथ वसूली करने के लिए, जैसे वो देते नहीं हो जैसे। अरे भाई ठीक है, डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं ना, कमर्शियल जो यूज कर रहे हैं, जो बिजली की चोरी कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए ना, उनसे आपको बहुत ज्यादा राजस्व मिलने वाला है। तो सिर्फ वो उसके यहाँ जाएंगे लाइनमैन, जो बिजली काटने वाले आते हैं उसके यहाँ चाय नाश्ता करेंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो होर्डिंग वाला 10 साल पहले भी एक बार एमपीवी ने किया था कि एमपीवी के जो सब स्टेशन जो बने हुए हैं वहां पे होर्डिंग लगा दिए गए कि इन पे इतना बकाया, इन पे इतना बकाया है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई, आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बड़ा अच्छा काम कर सकता है इसमें। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका नाम आने दो ना आप, जो बड़े बड़े गुंडा तत्व हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, निश्चित रूप से उनके यहाँ भी वसूली की जा सकती है। आप 74 बंगले में चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि पूरे नियम से बिल जमा होते होंगे वहां के, जबकि फ्री है उनके लिए, लेकिन बिल तो जमा कर दो भाई। आप अगर अपने आप को जन सेवक बोल रहे हैं तो फिर वेतन क्यों लेते हैं आप? और अगर वेतन लेते हैं तो क्या विधायक आप नौकरी कर रहे हो क्या कहीं? तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें आई हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पे
लागू हो जाती हैं जाने अनजाने में भी। बिल्कुल 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 भदौरिया जी, इस मामले में आपने स्पष्ट विचार रखे अपने। अब स्थिति ये है कि अभी फ़िलहाल इस प्रकार के जो बोर्ड, जैसे मैंने चर्चा की अभी कि हम लगाएंगे ऐसे, तो करीब 400 स्थानों पर 400 ट्रांसफार्मरों पर ये बोर्ड लगाए गए हैं और करीब 7,000 ऐसे ट्रांसफार्मर हैं भोपाल में जिनमें कि ये बोर्ड लगाए जाना है ताकि कुछ श्रम करके आदमी जमा करे। अभी आज की एक खबर है कि डबरा नगर पालिका का कार्यालय का 1 करोड़ रुपए का बिल था और उसकी बिजली आज काटी गई है। तो 1 करोड़ तक राशि जाने क्यों दी गई? ये बिजली का बिल जब काटना था तो 1 महीने या 2 महीने की मोहलत होने के पश्चात जो है उस बिजली का बिल वो कट जाना था, तो उतना जमा होता रहता और उसके बाद इतना बढ़ता नहीं। अब ये इस प्रकार से इतना बिल बढ़ा और ऐसे, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई होंगे जिनके बिल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं और वो अपना प्रेशर करके कहीं से भी राजनीतिक दबाव या और किसी प्रकार का दबाव करके और उसको बढ़वाते चले जाते हैं और बिल जमा नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक चीज़ और सामने आती है वोट बैंक वाली, जैसे अभी चर्चा चली कि ये चुनावी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से वोट बैंक, बिजली का जो है वोट बैंक मान करके और उसका उपयोग करते हैं और कुल मिला करके जो एक सभ्य वर्ग है उसके पॉकेट पर ये पूरा जोर पड़ता है। और कई बार ये देखा गया है कि जो कंपनी के लोग ऐसी बस्तियों में जाते हैं जिन बस्तियों में लंगर डाल करके और बिजली जलाई जा रही है, वहाँ यदि उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, सिस्टम सुधारने के लिए जाते हैं, तो उन पर जानलेवा हमले भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार की व्यवस्था, एक व्यवस्था जब अंडरग्राउंड व्यवस्था आजकल चल रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग की व्यवस्था चल रही है, तो इतने वर्षों से जब इस समस्या को ये प्रदेश झेल रहा है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी कि सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हो जाती, तो आप कहाँ से लंगर डालेंगे, क्या करेंगे, वो समस्या हल हो जाती। लेकिन उस चीज़ को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये क्या कारण हो सकते हैं? तो इन बातों को भी क्या इस पर लागू किया जा सकता है? क्या हो सकता है इस मामले में कि ये बिजली की चोरी ना हो और लोग अपना जो है बिल समय पर जमा करते रहें। एक बार फिर मैं अवस्थी जी के पास आना चाहता हूं। अवस्थी जी, आपके ध्यान में, आपके जहन में यदि कोई ऐसा सुझाव आता है कि ऐसा करने से ये बिजली की चोरी रुक सकती है, तो उसको आप सामने रखें यहाँ पर। देखिए राजन जी, दरअसल जो बिजली कंपनियों की, जो आपने अभी एक उदाहरण दिया डबरा नगरीय निकाय का, निश्चित तौर पर नगरीय निकायों की वही स्थिति है जो बिजली कंपनियों की है। नगरीय निकायों के पास समय पर टैक्स नहीं है, उनके पास राजस्व नहीं है, पैसे की कमी है। इसके चलते जो है वो कई बार समय पर बिजली विभाग का बिल अदा नहीं कर पाते हैं और इस तरह की परिस्थितियाँ बनती। यही स्थितियाँ ग्रामीण नल जल योजनाओं की भी है। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण नल जल योजनाएं सरकारों ने कई जगह लागू कर रखी है, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं चालू हो पाती क्योंकि उनका बिजली का बिल समय पे जमा नहीं हुआ है पंचायतों की तरफ से, इसलिए वो नल जल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी समस्या है। जहाँ तक आपने जो बात कही कि बिजली चोरी रोकने के लिए जो उपाय है, तो देखिए महानगरीय क्षेत्रों में विद्युत कंपनियों ने केबल वायरिंग करके और इस चोरी को बहुत हद तक रोका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है, कुछ ऐसे दूरस्थ अंचलों के जो क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की केबलिंग संभव नहीं है, क्योंकि एक महंगी प्रक्रिया है और कंपनी
कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही हैं, अनुदान उन्हें समय पर नहीं मिल रहा है, नगरीय निकायों से उन्हें समय पर टैक्स जो बिल है वो पेमेंट नहीं हो पाता और बिजली नहीं काट सकते, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि जलापूर्ति और तमाम जो चीज़ें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है वो उसमें बाधाएं पैदा नहीं कर सकती। तो बिजली कंपनियां कई बार मजबूर होकर भी जो है वो लगातार इस तरह की बिजली की आपूर्ति करती रहती है। तो ये बिजली कंपनियों की अपनी एक दिक्कत है। जहाँ तक दूसरी बात देखिए राजन जी, एक सवाल ये भी है कि इसमें चोरी में केवल उपभोक्ता शामिल नहीं है, इसमें बिजली कंपनी की भी एक कर्मचारियों की भी मिली भगत होती है, खास करके जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जो है वो दो तरीके से पिस रहा है। कृषि उपभोक्ता वहाँ पर फीडर सेपरेशन, शिवराज जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि ग्रामीण जो कृषि क्षेत्र है उसमें फीडर सेपरेशन करके सिंचाई के लिए अलग विद्युत आपूर्ति करी है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग आपूर्ति की व्यवस्था करी है। लेकिन देखा यह गया कि ग्रामीणों को, किसानों को जो है अपने ट्रांसफार्मर खुद लगाने के लिए कहा गया है, वो अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि मिली भगत के चलते या तो चोरी होती है या ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। उन ट्रांसफार्मर से जो ऑयल निकलता है वो बहुत महंगा होता है और ऑयल की भी कंपनियां चोरी करती हैं और किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। वो जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर खराब हुआ और उसका तेल जो है चोरी करके रख लिया जाएगा और फिर वापस नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से किसान जो है, कृषि उपभोक्ता है, वो दोहरे तरीके से परेशान है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी एक दो बड़े फैसले राज्य सरकार के प्रस्तावित हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसमें आक्रोश भी जताया। जनवरी के महीने में उन्होंने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन देके इसका विरोध भी किया था कि सरकार जो है इसके निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। एक स्टैंडर्ड बिड जो है वो डॉक्यूमेंट जनवरी के पहले लाया गया था और उसका उद्देश्य यही था कि इन कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाए। और जहां तक मुझे खबर है कि इसकी जो टारगेट तय किया गया वो अक्टूबर 2021 तय किया गया है कि अक्टूबर नवंबर तक जो है वो राज्य सरकार इन कंपनियों का शायद कुछ हो सकता है कि अगर पूरी तरीके से इसका निजीकरण नहीं हो तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू कर दी जाए जहाँ पर बिल वसूली की समस्याएं आड़े आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक विकल्प सरकार ने सोचा है कि जहाँ चोरी है उसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि निश्चित क्षेत्र तौर पर कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते, कहीं दबंगियाई के चलते बिजली कंपनियां जो है वो बिल की वसूली नहीं कर पाती है। ऐसे क्षेत्रों में अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार कंपनियों को कुछ हद तक घाटे से उबारा जा सकेगा। दूसरा जो एक विकल्प के तौर पर बात सामने आई है वो ये भी है कि एक स्टैंडर्ड चिप जो है वो तैयार करी जाए, जिस तरह की दूरसंचार कंपनियां जो आज के क्षेत्र में आप जितना चार्ज करेंगे, जितना रिचार्ज चार्ज देंगे उतना आपको वो मिलेगा। इसी तरह से बिजली का भी मेरे को लगता है कि इस तरह उस पर भी एक विचार किया जा रहा है कि इस तरह से उपभोक्ताओं को, हालांकि ये कोई स्थायी विकल्प नहीं है, इससे उपभोक्ताओं की समस्या बढ़ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जो दल है वो इतनी आसानी से इस वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्योंकि आप देखिए आज कल अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के संयोजक, उन्होंने घोषणा करी कि अगर पंजाब में वो सरकार बनाते हैं तो बिजली मुफ्त देंगे। कल आप पार्टी के लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करा, उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली में जिस रेट पर बिजली दी जा रही है वो आप मध्य प्रदेश में दीजिए। तो ये एक राजनीतिक एजेंडा भी है। तो मुझे नहीं लगता कि सत्तारूढ़ दल जो है वो इतना आसानी से इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को छोड़ेगा। और लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ता को इस मार से तो बचाना पड़ेगा। देखिए अभी राजन जी एक और बड़ी समस्या बिजली उपभोक्ताओं के सामने आने वाली है और वो ये समस्या है कि बिजली कंपनियां जो हैं अपनी दर करीब 6.25% बढ़ाने की तैयारी में है। हाई कोर्ट में अब हालांकि उन्होंने ये प्रयास 6 महीने पहले किए थे, उनका कोशिश ये थी कि अप्रैल 2021 से ये दरें लागू कर दी जाए, बढ़ी हुई दरें। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी और उस याचिका की सुनवाई के चलते जो है वो मामले को टालना पड़ा। लेकिन पिछले दिनों जो है वो याचिका निरस्त कर दी गई है और नियामक आयोग को छूट दे दी गई है कि वो जो है वो फैसला ले सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन में शायद हो सकता है कि बिजली की दरें 6.25% के आसपास बढ़ेंगी, यानी 32 पैसे प्रति यूनिट का और अतिरिक्त खर्च उस उपभोक्ता पर आने वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ कर के। जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो ईमानदारी से बिल भुगतान कर रहा है, उस पर और ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश हो रही है और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर आपकी बिजली महंगी होती है तो आपकी सब्सिडी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप 15,000 करोड़ रुपए जो है हर साल आप बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं। तो आज कल को बिजली महंगी होगी तो आपकी सब्सिडी भी आपकी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल रवि अवस्थी जी, आपने काफ़ी विस्तार से और ढंग से इस चीज़ को सामने रखा। भदौरिया जी, जो बातें हैं उसमें प्रमुख रूप से राजनीतिक चीज़ें सामने आ रही है, और ये न सिर्फ बिजली के ऊपर है और अन्य क्षेत्रों में भी राजनीतिक दृष्टि से छूट दी जाती है। अभी जैसे एक अनाज का मामला आया है कि 5 करोड़ लोगों को अन्न वितरण किया जाएगा, 5 करोड़ थैलों में, 5 करोड़ थैले बनना और उसमें फिर उनको अनाज वितरण करना। तो ये जो है, इस प्रकार की जो बातें, जो फ्री वाला जो सिस्टम चालू हुआ है, इससे जो मध्यम वर्गीय और सभ्य उपभोक्ता जो है उसके ऊपर काफ़ी भार पड़ रहा है। क्या इस विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए राजेंद्र जी, बात वही आ जाती है, चुनावी मुद्दा, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हम बात करें, जिसने पंजाब में कल ही घोषणा की है कि सरकार बनते ही बिजली फ्री। भाई आप तो घोषणा कर देंगे, उसको भुगतेगा कौन? अगर आप बिजली मुफ्त करेंगे तो उस राज्य के जो राजस्व है वो कहां से आएगा? जितना पैसा वहां से आता है, जितना भी आता है, वो पैसा आएगा कहां से? नंबर 2, ये कहना चाहूंगा इसमें, जैसा रवि भाई ने बताया कि इसका एक एरिया बांट देना चाहिए और उसका निजीकरण कर देना चाहिए, खासतौर से ये रेवेन्यू वसूलने के उसमें, कि भाई इतना इस एरिया का ये 4-5 वार्ड है, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए और दबंगाई जहाँ पे चल सकती है उस दबंग को ही वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि भाई इतना आप वसूल के लाओगे तो इतना % आपको कमीशन दे दिया जाएगा। उससे जुड़े 5-6 लोगों को रोजगार मिलेगा और आपकी वसूली 100% जाएगी। और जहाँ नेतागिरी वाली बात है, तो उन नेताओं जो एक किसी को ओबलाइज करना चाहते हैं, उसको एक ठेका दे दीजिए आप कि नेताओं के क्षेत्र की वसूली ये करके लेके आएगा। भाई अगर करके लाएगा तो उसको निश्चित रूप से उसको कमीशन मिलेगा। तो ये निजीकरण भी एक छोटा सा एक रास्ता है इसका, जहां से वसूली की जा सकती है, क्योंकि जब सबको मालूम है कि इस एरिया में हमारे बंदे जा ही नहीं सकते, आप पुलिस भेज नहीं सकते, वहां पे गुंडे तत्व आपके कर्मचारी हैं नहीं कि जो गुंडागर्दी करके वसूली करके लाएं। तो सबसे बढ़िया एक यही तरीका है कि आप उसमें निजीकरण करके छोटे छोटे एरिया बांट दो आप, कि यहाँ मिस्टर ए को ये ठेका दिया जाता है कि यहाँ के इतना 1 करोड़ रुपए वसूलना है, 1 करोड़ में से 5% आपका हो जाएगा, कि इतना वसूली का टारगेट दे करके और किसी को वो चीज़ सौंप दी जाए। यहाँ ये भी चीज़ें हैं कि जो माननीय हैं उनको बिजली फ्री दी जा रही है, और जो नीचे का तबका है वो लंगर डाल करके बिजली फ्री ले रहा है। तो जो बीच का तबका जो बचता है, मध्यम वर्गीय, वो पिस रहा है और पिसता रहेगा, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो इस प्रकार की नहीं हैं कि मध्यम वर्ग को कोई लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है। 12 से 13% तो मध्यम वर्गीय है। आज के लिए हम बस इतना ही यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। आप दोनों सज्जनों का हम धन्यवाद अदा करते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की लहर समाप्त नहीं हुई है, तो आप मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें। मैं राजन कानूनगो, मुझे आज्ञा दीजिए। अगला कार्यक्रम हमारा देखते रहिए साधना न्यूज़ पर। नमस्कार।